अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया अबाउट डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है, और कलर्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि कलर्स क्या होते हैं, कलर साइकोलॉजी क्या है, कलर व्हील क्या है, हमने उसको एक्सप्लोर किया, राइट। आज हम अपना ऑफिशियली सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। आज आपका पहला दिन होगा विद एडोब इलस्ट्रेटर। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक चीज आप लोगों को करवाई थी लास्ट क्लास में भी, और वो था हमारा डिजाइन प्रोसेस। और डिजाइन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या था? क्या था? डिफाइन द डिफाइन द टास्क। सबसे पहला स्टेप क्या था? डिफाइन द टास्क। डिजाइन प्रोसेस का जो सबसे पहला पार्ट था आपके पास वो क्या है? डिफाइन द टास्क। और टास्क डिफाइन करने के लिए कुछ चीजें, मतलब मैंने आपको इसको बताया था कि ये आपका एक स्कोप डॉक्यूमेंट होता है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन होती है। अब आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग के लिए कर रहे हैं, इन बोथ वेज आपके पास एक प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है, या हमें वो स्कोप उससे गेट करना है। आप लोगों के केस में मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों ने कंसिडर करना है। हमारा पहला सवाल क्या है कि व्हाट इज योर बिजनेस टाइप? आपकी बिजनेस टाइप क्या है? और दूसरा सवाल क्या था हमारा? व्हाट इज योर बिजनेस नेम? व्हाट इज योर बिजनेस नेम? इनसे रिलेटेड हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन की कि हमें बिजनेस टाइप चूज करना है और बिजनेस नेम चूज करना है। एनी बिजनेस टाइप और एनी बिजनेस नेम वो चूज करना है हमने, और उसी की बेसिकली आपने ब्रांडिंग करनी है। फ्रॉम स्क्रैच हमने उसके ऊपर काम करना है, और उसी के लिए हमने लोगो क्रिएट करना है, उसी के लिए मार्केटिंग मटेरियल क्रिएट करना है। मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट कंपनी जो आपने सपोज करनी है, ठीक है। तो यहां पे आई होप आपने बिजनेस टाइप चूज कर लिया और बिजनेस नेम भी चूज कर लिया या नहीं किया अभी तक? पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका हुआ है, आप तो थे ही नहीं। हाँ जी, आपसे शुरू करेंगे। बिजनेस टाइप क्या चूज किया आपने और बिजनेस नेम क्या चूज किया आपने? आइसक्रीम्स का क्या था? आइसक्रीम शॉप का। ये किंग बास्किन रॉबिन्स से तो नहीं इंस्पायर हो गए फौरन ही? क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया था बास्किन का, तो आपने कहा चलो जी यही यूज कर लें, आइसक्रीम ही बनानी शुरू कर लें, हैं? अच्छा, नाम क्या उसका? जायकोन। जायका और कोन को मिला के जायकोन। दवाई का नाम लग रहा है किसी, ऑनेस्टली। दवाई का? हाँ, दवाई का, दुबई का नहीं, दवाई का। जायकॉन। नेक्स्ट टाइम कोई और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट टाइम। अच्छा, ये देखिए, ये अब होना चाहिए आपने। रेस्टोरेंट की चेन। कौन सी रेस्टोरेंट चेन? मतलब रेस्टोरेंट आपका बिजनेस टाइप है? बिजनेस टाइप है, और नेम उसका होगा रोस्टर ग्रिल। रोस्टर ग्रिल क्योंकि है तो नहीं, रोस्टर के नाम से तो है। नहीं, रोस्टर के नाम से नहीं है। हाँ। ये रोस्टर भी मेरा ही है। रोस्टर पुराने में आ रहा है। अच्छा, तो फिर वक्त कोई नहीं। अभी आपका ये रेस्टोरेंट चल रहा है? नहीं चल रहा। अच्छा, रोस्टर ग्रिल आप इसको लेके चल रहा है एज अ नेम, नहीं। और ये प्योरली ग्रिल की अगर हिसाब से देखूं तो मैं इसके अंदर बारबेक्यू और ग्रिल आइटम्स है, राइट? मगर ये अभी ग्रिल के हिसाब से रोस्टर तो मेरा कंफर्म है, मगर ये ग्रिल के हवाले से थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है। अच्छा, तो रोस्टर तो ऑलरेडी है। नहीं, रोस्टर नहीं है। ROASTER ROASTER है यार, रोस्टर नहीं है। है। इतना फूडी मैं भी हूँ, मुझे पता है। बुलेवर्ड का नाम चेंज होके रोस्टर ही बना है। इधर है आपका क्यू ब्लॉक में, गुलबर्ग के क्यू ब्लॉक में। आज या कल से मेरी चेंजिंग होगी, अभी मेरा कंफर्म नहीं है। हाँ, अगर इसको चेक करें, फिर रूस्टर के नाम से भी है। रूस्टर ने कन्वर्ट कर दिया उसको बेन एंड हन, बन एंड हैन के नाम से, जॉर्डन में। बड़ा मशहूर हुआ था रूस्टर। क्यों मशहूर हुआ था? क्योंकि सऊदी अरब का एक है चेन, अलबैक
तो उसका चिकन जो रोस्ट है वो इट्स लाइक अलबैग, ठीक है, जो उसको उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि वो किस हद तक सच है क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई ट्राई करने की कुछ रिव्यूज़ के ऊपर, ठीक है, लेकिन ये रूस्टर और रोस्टर दोनों पाए जा रहे हैं। वालेकुम आ जाइए, ठीक है। तो इस बिजनेस टाइप पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेम हैज टू बी सॉर्ट आउट। हाँ जी, होटल होटल किस तरह का, वो जिस तरह का वो बता रहे हैं? हाँ, वो भी रेस्टोरेंट ही है, रेस्टोरेंट होटल अलग है। चलो शुक्र है, ये पता है कि होटल और रेस्टोरेंट में फ़र्क है। अच्छा, तो किस नाम से होटल है? 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार? 3 स्टार है, वोकेशन डी ब्रांडो। वोकेशन डी ब्रांडो। डी ब्रांडो? ये डी ब्रांडो क्या है? डी स्पेनिश का लफ्ज़ है, फ्रॉम ब्रांडो, वोकेशंस फ्रॉम ब्रांडो। अच्छा, ये बाप को ज़्यादा बेहतर पता होगा इसके ऊपर, ठीक है, ये बाप ने देख लेना है। शूज़ का ब्रांड, शूज़ ब्रांड है विद द नेम, समझ नहीं आ रहा। ज़ेपलर पहले से मौजूद तो नहीं है? नहीं सर, वो शूज वर्ड को मैंने स्पेनिश में कर दूंगा करके मिक्स कर दूंगा। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ जी, बिजनेस टाइप और बिजनेस नेम। सर न्यूज़ चैनल ही है ना, न्यूज़ चैनल। न्यूज़ चैनल ही है, नाम क्या है? पार्क फेयर पार्क अफेयर्स। अफेयर्स, नाम जरा थोड़ा सा देखें यार, अभी चल रहा है ये? नहीं अभी किया मैंने, कल किया। अच्छा, अभी कल लोगो भी बनाया। बना लिए, लोगो भी बना लिए, बड़ी स्पीड में जा रहे हैं। अच्छा, नहीं लेकिन नाम जरा थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। जैसे अभी रिसेंट टाइम्स में आप आया ना, तो उसको कंसिडर करो, आप ब्रांडिंग के लिहाज से भी आप अच्छा ही है। अकाउंट वन। ठीक है ना, तो उसको ज़रा देखो। हाँ जी, नहीं नहीं, आप ही से पूछ रहा हूँ भाई। है दूध का क्या, डेयरी बिजनेस? हाँ भाई, डेयरी वही होता है ना यार, मैं कह रहा हूँ डेयरी कह रहे हो, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, कह रहे हैं मिल्क। है चाइनीज में ये पाक चीन मिल्क। होए होए होए, नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करें माजरत के साथ। जी एक मिनट, हाँ जी भाई, जी जी आप हनी, तो उसका बिजनेस नेम क्या होगा? वो हनी बी तो हमें पता ही है कि हनी बी है, उसी से हनी निकल रही है। नहीं यार, बिजनेस नेम प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। जी आपने कुछ किया प्लान? डिजिटल मीडिया हाउस। नाम? ज़ैक डिजिट्रिक्स। क्या? ज़ैक डिजिट्रिक्स। जैक किसी का नाम है? मेरा निकनेम। अच्छा, आपका निकनेम है जैक डिजिट्रिक्स, ठीक हो गया जी। हाँ जी, आपने सोचा कुछ? सर ये उसी में मेरा वो ठीक है, मैंने सर्च किया लेकिन आपने खुद ही कहा था कि मैं चेंज करना चाह रही हूँ। सर लेकिन अभी मुझे ठीक नहीं लग चलें सोच लें, आज का दिन है आपके पास, ठीक है। मैंने सोचा वैसे क्या? स्पैस स्पेशलो ये थीम पार्क है, फ्लोरेंटीन टाइप? नहीं स्पैस फन को कहते हैं जर्मन में, और लो डू वाला। अच्छा ठीक हो गया जी। मिस, आज आपका पहला दिन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएं अपने बारे में, क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड, व्हाई यू डूइंग दिस कोर्स? क्या नाम है जी? हिजाब। अच्छा और मैंने आर्किटेक्चर में बैचलर्स किया हुआ है इस्लामाबाद से, कॉन्सेप्ट से। अच्छा, और अभी मुझे इंटरेस्ट है ग्राफिक्स में, बिल्कुल ठीक है। डिज़ाइन के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट है। हम्म। थोड़ा बहुत मुझे फोटोशॉप वगैरह आता है, तो मैंने यूज़ किया हुआ है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इस वजह से मैंने इसलिए किया। अच्छा, बेसिक्स तो कुछ आर्किटेक्चर की और ग्राफिक्स की ना सेम ही है फंडामेंटल्स के लिहाज से, लेकिन आई डोंट नो कि कॉमसेट्स ने किस बिहाफ पे आपको आर्किटेक्चर सिखाया, ठीक है, आपके पास वो है या नहीं है स्किल। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक NCA की आर्किटेक्ट को इंटीरियर के लिहाज से इंटरव्यू करके आ रहा हूँ,
तो बेसिक्स हम कुछ लैक कर जाते हैं, तो उन बेसिक्स को हमें इनकॉर्पोरेट करना है। ये प्रैक्टिस आपने भी करनी है कि यू नीड टू थिंक ऑफ अ बिजनेस टाइप एंड बिजनेस नेम, चाहे वो आप ही से रिलेटेड हो। आ जाएंगे। एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा कि वो शायद पता नहीं मैंने लास्ट क्लास में बताया है कि नहीं बताया, लेकिन वो आज मैं बता देता हूँ और कल से हम उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। 2:15 के बाद जो भी आएगा उसका हम इस्तकबाल भरपूर तालियों में करेंगे पूरी क्लास, ठीक है। और 2 दफ़ा जिस पे जो तालियां हो गई तो तीसरी दफ़ा वो कुछ ना कुछ सबके लिए लेके आएगा, आइदर इट्स जूस और एनीथिंग, ठीक है। ये ज़हन में रखना है ताकि हम रिस्ट्रिक्ट हों कि हमें 2:15 से पहले पहुंचना है, बाय ऑल मीन्स जो भी है, ठीक है। आज के लिए समझें कि वो छूट मिल गई है। ये जो लोग लेट आए हैं उनको पता है, नॉट ओनली यू, आपके अलावा भी 2-3 लोग हैं जो लेट आए हैं, ठीक है। तो ये ना हो कि चैनलों पे ख़बरें चलनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो ज़रा ध्यान कीजिएगा, ठीक है। और मैं ये डिलिबरेटली कह रहा हूँ कि उसका इस्तकबाल भरपूर तालियों में होगा। जो यहाँ के ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो इस रवायत से वाकिफ़ हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो कल आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर आप जितने लोग बैठे हुए हैं, एनी रीज़न, ड्यू टू एनी रीज़न अगर आपने ताली ना बजाई तो वो रिवर्स हो सकती है चीज़, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो अब हमने इस डेकोरम को फॉलो करना है ताकि काम हो सके यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि वो जो मैंने टास्क दिया था ना उसको बहुत ले लिया हमने इजी, और अपेरेंटली मुझे फ्लो समझ में आ गया हुआ है कि यहाँ पे किस तरह से काम होने वाला है। असाइनमेंट ना होने की सूरत में भी फाइन है, ये ज़हन में रखिएगा। यहाँ पे आपको बुला के बिठाने का मकसद फाइन करना नहीं है, लेकिन आप लोग मजबूर, असल में फ्लो यही है कि हमने उसके बगैर काम नहीं करना। और फाइन जो इकट्ठा होगा उससे हम लोग को पार्टी करेंगे, ठीक है। वो चाहे सॉफ्टवेयर एंड होने पे हो, जो पहला मॉड्यूल आपका एंड होगा, जैसे लेट्स सपोज इलस्ट्रेटर एंड होता है तो उसके ऊपर एक पार्टी होगी जिसको हम स्पेसिफिकली फाइन पार्टी का नाम दे देंगे। एंड आई होप वो इतनी इकट्ठी हो जाए कि हम किसी अच्छी जगह हाई टी कर सकें, ठीक है, सारे मिल के। और मुझे लग रहा है कि ऐसे होने वाला है, ठीक है। अब वो आप लोगों ने उसको गलत साबित करना है, किस तरह करना है आई डोंट नो, क्योंकि जिस फ्लो में स्टार्ट लिया ना आप लोगों ने, वो उस फ्लो के अंदर मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पे कहानी क्या है। भाईजान क्या नाम था उसका आइसक्रीम ब्रांड का? ज़ायकोन। इसको जरा थोड़ा सा रीथिंक करो, ठीक है। कसम से दवाई का नाम लग रहा है, ठीक है। झूठ नहीं बोल रहा है कि आइसक्रीम का ब्रांड कहीं से मिला, ठीक है। जायका से नहीं, हमने हर चीज को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वो जायकोन ठीक है, आपने एक सोची में, उस पर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट शुड बी प्रॉपर, ठीक है। जरा थोड़ा देखो आपके क्या उसके अंदर चीजें आती हैं। आपने सोचा कुछ? एरोडायनामिक्स, ठीक है। आपने जी बिजनेस टाइप सोचे, बिजनेस नेम अभी ये फ्लो है ना हमारा, नेम सोचने में हमें पूरे 6 महीने चाहिए। टाइप क्या है? रेस्टोरेंट बहुत हो गए भाई सर, लेकिन टाइप उसमें भी फर्क है, वो किस तरह का खाना दे रहा है रेस्टोरेंट। देसी खाना, देसी एज इन व्हाट, कढ़ाई और ग्रिल से रिलेटेड एज इन बारबेक्यू स्टफ। तो यार फिर किसी एक को चेंज करना है, कोई थाई कुजीन की तरफ निकल जाए, थाई एंड चाइनीज़, तो कोई देसी में आ जाए। ये आप लोगों ने आपस में फैसला करना है, आपने और आपने, क्योंकि यू हैव द सेम बिजनेस टाइप, ठीक है। तो पता चले खैर से यहाँ पे ही जो है ना वो आप वो वाला काम कर दें, असली बट कढ़ाई, वो बट कढ़ाई 2 ही हैं लेकिन असली बट कढ़ाई हम हैं, ठीक है। तो ये वो वाला काम नहीं होना चाहिए, तो इस नेम चेंज होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। फिर वो या तो वो आपकी चोरी कर लेंगे या आप उनकी कर लेंगे, ठीक है। वो असली हो या नकली हो, अब हमने इसको लेके चलना है, ठीक है। ये आपने इस फ्लो को समझना है।
बिजनेस टाइप और बिजनेस नेम के साथ अब दो चीजें और आएंगी, ठीक है। वो ये कि आप लोगों ने एक तो अपने कंपैटिटर्स को रिसर्च करना है, ठीक है। कंपैटिटर्स में अब आपके पास दो टाइप्स आ जाएंगी, मेजर कंपैटिटर्स एंड माइनर कंपैटिटर्स, ठीक है। और आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, हु इज योर टारगेट ऑडियंस। अच्छा, ये जो प्लानिंग है ना, इवेंचुअली ये एक चीज का पार्ट है जिसका नाम है स्टोरी बोर्ड। ये बेसिकली हम स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर रहे हैं फॉर ग्राफिक डिजाइन, जो हम कर रहे हैं बेसिकली डिजाइन प्रोसेस। स्टोरी बोर्ड एक्चुअली प्लानिंग का ही नाम है, आपका पेपर का और पेन का रिलेशन। हम चीजों को लिस्ट डाउन कर रहे हैं, ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा है। तो स्टोरी बोर्ड मेनली फिल्म एंड टीवी और आपके एनिमेशंस के लिए यूज होता है। क्यों यूज होता है, उसके अंदर आपका बेसिकली सीन बाय सीन डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है, सीन बाय सीन डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है ताकि उसके अंदर हमारा प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ना हो, उसमें बजटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी हमारा प्रोडक्शन एंड इज द मेन थिंग, हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है वो अफेक्ट ना हो। तो उसके लिए हमें ये काम करना जरूरी है। अब मैं आपको वो टिपिकल वे में बता दूं कि ये स्टोरी बोर्ड होता है और ये हमें लोगों के लिए जरूरत है। तो जैसे बिजनेस टाइप और बिजनेस नेम के साथ हुआ है ना, वैसे ही पूरी कहानी फिट हो जानी है कि वो काम होना नहीं है इवेंचुअली। तो अब हमें इसको वर्केबल करना है। आप एक छोटा सा टास्क मिस करेंगे, आप उसको फिर यू विल बी फाइन फॉर दैट, ठीक है। तो ये अभी इनिशियल क्लासेस हैं। अगर आप अपनी बेस को वीक कर लेंगे तो हम आगे बिल्डिंग नहीं सही खड़ी कर सकेंगे। ये बात मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ। आपका बिजनेस नेम और टाइप में लेट आने की वजह से कॉन्फ़िगर नहीं कर सका, क्या है? बिजनेस रेस्टोरेंट। अल्लाह अकबर, रेस्टोरेंट से बाहर आ जाओ यार। अब बस फास्ट फूड है। नो सर, हाँ, देसी है। पापा ने कहा था बिजनेस हर एक के लिए अलग अलग। क्या मतलब? और जो हो जाते हैं ना उसके लिए अलग। मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, हर बंदों के लिए अलग अलग, मतलब आप खिचड़ी भी बना रहे हैं वहाँ पे, सब्जियां भी बना रहे हैं, हिंदुओं के लिए भी है ना, वेजिटेरियन प्योर, जो लोग चिकन नहीं खाते वो भी है यार। चलो सही हो गया। सर कंपैटिटर्स और टारगेट ऑडियंस में क्या फर्क है? कंपैटिटर्स और टारगेट ऑडियंस, क्या ये फर्क है? देखिएगा फर्क ये है, उनकी बिजनेस टाइप क्या है, रेस्टोरेंट, होटल। चलें रेस्टोरेंट में अगर हम आ जाएं तो मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जो एसी बेच रही है, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज ग्री है, ठीक है। तो ग्री की टारगेट ऑडियंस शायद हर बंदा नहीं, बिकॉज हर बंदा एसी अफोर्ड नहीं करता, ठीक है। उसके अंदर आपके पे स्केल्स भी आ जाते हैं, आपकी इनकम भी आ जाती है। तो ओवरऑल जो अफोर्ड करता है, सिर्फ ये तो नहीं कि अपने एसी लगा लेना है, ठीक है। मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स की टारगेट ऑडियंस शायद 3 साल का बच्चा भी हो जिसने शायद हैप्पी मील या नगेट्स की फॉर्म में भी खाना। वो ऑब्वियसली खुद तो चल के नहीं जाएगा, लेकिन टारगेट ऑडियंस तो है, वो अपने पेरेंट्स से तो मांग सकता है ना कि भाई मुझे वो खाना है, लेकिन ऑन द सेम एंड 3 साल के बच्चे को एसी की कोई जरूरत नहीं है। मतलब वो अपने बाप को जाके ये नहीं कहेगा कि मुझे ग्री का एसी दिला दो, 3 साल के बच्चे की बात करूँ, क्योंकि वो उसकी नीड नहीं है। तो टारगेट ऑडियंस हमें स्पेसिफाई करनी है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें हम इग्नोर करके बैठे हुए होते हैं। तो अगले 2 पार्ट्स आपके पास ये आ गए जो कि मुझे कल चाहिए, अगले हफ्ते नहीं चाहिए। सर ये मेजर और माइनर का क्या, मेजर में सारे नहीं आ जाएंगे? यार देखो, सेम बिजनेस टाइप में मेरे ख्याल में हंड्रेड्स ऑफ लोग होंगे, लेकिन हर ब्रांड के कोई मेजर्स होते हैं जिनके साथ सही लड़ाई होती है। जो टॉप पे होते हैं। टॉप पे नहीं, जरूरी नहीं है कि वो टॉप पे। मिसाल के तौर पे मेरा अगर ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है
तो शायद मैं दराज को compete ना कर रहा हूँ, या दराज मेरा competitor ना हो, या Amazon मेरा competitor ना हो, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो छोटे मोटे 4-5 चल रहे हैं वो मेरे competitor हों, सेम बिजनेसेस आपको पता चल रहे होते हैं कि किसने आपको replicate कर लिया। तो वो आपका मेजर हो गया, जो minor वो मेजर्स में ही आ जाते हैं ना, माइनर्स में तो फिर Amazon आ जाते हैं जो आपके competitors नहीं हैं, जिनका आप अभी उनके लेवल पे पहुंचे ही नहीं। तो आपके कंपेटिटर तो उसी सूरत में होंगे ना जब आप उनके लेवल पे हैं, ठीक है। तो ये अब आपने उस तरह से इसको देखना है। क्लियर? तो ये अब हम बेसिकली काम किस चीज पे कर रहे हैं? स्टोरी बोर्ड पे। हमारा मेन फोकस क्या है? स्टोरी बोर्ड एंड प्लानिंग, जो अब पैरेलल चल रही है। मैंने आपको बता दिया कि मैंने ये नहीं करना कि एक दिन में सारी चीज करा के आपको बोलना है कि जी करके लिए। अब मैंने उसको डिफरेंट चंक्स में लेके चलना है, साथ हम प्रैक्टिकल इन्वॉल्व करेंगे ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, स्टार्ट करते हैं विद द सॉफ्टवेयर। आपका जो पहला सॉफ्टवेयर है दैट इज एडोब इलस्ट्रेटर। ये नोट कर दिया ना आप लोगों ने? इलस्ट्रेटर जो है ना, ये आपका वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इलस्ट्रेटर क्या है? वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है? एन आर्टवर्क बेस्ड ऑन एंकर, पॉइंट एंड नोड। ये एक ही चीज के 3 नाम है, एंकर, पॉइंट और नोड। ये एक ही चीज के 3 नाम है, एंकर, पॉइंट एंड नोड। एन आर्टवर्क बेस्ड ऑन एंकर is called या known as vector graphics। मैंने लास्ट में आप लोगों को साथ एक चीज और शेयर की थी, इमेज साइज, इमेज डायमेंशन और इमेज रेजोल्यूशन की थी। क्या होता है इमेज साइज? केबीज, एमबीज एंड जीबीज में, मतलब वेट ऑफ द इमेज, कितनी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है। डायमेंशंस क्या होती हैं? विड्थ एंड हाइट, जो पिक्सेल्स में होती हैं। और रेजोल्यूशन किस पे बेस कर रहा होता है? डायमेंशन के ऊपर। जितने ज्यादा पिक्सेल्स होंगे उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी, जितने कम पिक्सल होंगे उतनी कम रेजोल्यूशन होगी। तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हायर द डायमेंशन हायर द रेजोल्यूशन, लोअर द डायमेंशन लोअर द रेजोल्यूशन, ठीक है। अब बेसिकली ये एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ मिलके लाइन बनाता है और ये लाइन सेगमेंट मिलके शेप बनाता है। तो आर्टवर्क जो आपका किसी पाथ पे बेस कर रहा हो, ठीक है, लाइन के ऊपर बेस कर रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर। वो वेक्टर ग्राफिक्स होता है, क्योंकि इससे मिलके ये लाइन बनती है और लाइन से मिलके शेप बनती है। तो ये इसको पाथ भी कहा जाता है। लाइन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लाइन सेगमेंट मिलके एक शेप बना रही है। तो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के अंदर वी हैव पॉइंट, लाइन एंड शेप। ये एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में आ रहा है, पॉइंट, लाइन एंड शेप। इसके ऊपर जो आर्टवर्क बेस कर रहा हो उसको हम कहते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। समझने वाली बात है, आपका बेसिकली जो सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर वो इलस्ट्रेशन से ड्राइव हुआ, ठीक है। और इलस्ट्रेशन इज लाइक टू ड्रॉ समथिंग। बेसिकली आपका जो इलस्ट्रेटर पे जितना भी किया हुआ काम है, आसान अल्फाज में, वो ये पाथ के ऊपर बेस कर रहा है। किस पे बेस कर रहा है? पाथ के ऊपर बेस कर रहा है। और इसकी खासियत ये है कि ये रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ये डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसकी क्वालिटी खराब नहीं हो सकती, क्योंकि ये आप खुद ड्रॉ कर रहे हो, ये शेप्स के ऊपर बेस कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट है। इसको आप इन्फिनिटी साइज तक रीसाइज कर लो, ये अपनी क्वालिटी खराब नहीं करेगा। मैं स्पेसिफिकली शेप से रिलेटेड बात करूं तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं शेप्स की।
बचपन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है प्लेन शेप्स एंड सॉलिड शेप्स, लेकिन उसी को मैं कन्वर्ट अगर करूं तो हमारे पास है ऑर्गेनिक शेप्स, मैकेनिकल शेप्स, और तीसरी है फ्री हैंड ड्रॉन शेप्स। तीसरी आपकी क्या है? फ्री हैंड ड्रॉन शेप्स, मैकेनिकल, ऑर्गेनिक, मैकेनिकल, फ्री हैंड ड्रॉन। अब ऑर्गेनिक शेप्स में आपके पास कौन कौन सी हैं? वही सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद आपके पास मैकेनिकल के अंदर आ जाता है। मैकेनिकल में बेसिकली हम लोग इल्यूजन क्रिएट करते हैं। मैंने ये बात लास्ट लेक्चर में भी बताई कि हम लोग क्रिएटर नहीं है, हम इल्यूजनिस्ट हैं। अब हमने इल्यूजन क्रिएट करना है थ्रू कलर, थ्रू शेप्स, ठीक है। तो उसी को अब हमने ज़हन में रखना है, उसी प्रोसेस को हमें ज़हन में रखना है कि मुझे अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो सॉलिड शेप्स में वो क्या होता है? क्यूब। रेक्टेंगल है तो क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये चीज़ें अब मुझे खुद बनानी है। जैसे ये मेरे पास एक स्क्वायर है, आई विल टेक अनदर स्क्वायर, लाइंस के साथ कनेक्ट कर दूं तो आई हैव क्यूब, जिसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो, ठीक है, कंपास इन्वॉल्व हो, वो बेसिकली आपकी सॉलिड शेप्स होती हैं। तो उसके अंदर क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, सफेयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर, सिलेंडर, ये उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली वो ऑब्जेक्ट है जो हमने इल्यूजन के थ्रू क्रिएट किया। किसके थ्रू क्रिएट किया? इल्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो अब आपने इनको मिस आउट नहीं करना। जो फ्री हैंड ड्रॉन शेप्स हैं वो शेप्स जो हम खुद ड्रॉ करते हैं, एनीथिंग जिसमें हम एंकर पॉइंट अपनी मर्जी का लगाएं, वो बेसिकली आपके क्या है? फ्री हैंड ड्रॉन शेप्स में आता है। ये तीसरी टाइप ऑफ शेप्स है। मैंने पैरेलल एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को भी डिस्कस किया, ठीक है। अब आ जाए सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर में हमें सबसे पहले एक जनरल आपके पास ऑप्शन मौजूद है, और उस ऑप्शन के अंदर अगर आप देखें तो वी हैव अ वर्क स्पेस। हमारे पास क्या है? वर्क स्पेस है, लेकिन अभी वो एक्टिवेटेड नजर नहीं आ रही है। रीजन इज कि यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की ऑप्शन है और मेरे पास मेन्यू सिस्टम है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो दैट मीन्स कि हमें सबसे पहले क्या क्रिएट करना है? डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए मैं या तो क्रिएट न्यू कर सकता हूँ, फाइल में जाके न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जा सकता है, और या मैं शॉर्टकट की यूज़ कर सकता हूँ। शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एन। अच्छा जी, कंट्रोल एन किया तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। कंट्रोल एन किया तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। ये आपके लिए फर्स्ट स्टेप है। आपने जब भी कोई काम करना है तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही गुजरना है, फॉर श्योर गुजरना है, ठीक है। तो इसको बड़ा गौर से समझने वाला है। थोड़ा सा टेक्निकल इस लिहाज से क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब आप लोग हैबिचुअल हो जाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ऊपर टैब्स मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? टैब्स, रिसेंट, सेव्ड, और मेरे पास कुछ प्रोफाइल्स मौजूद हैं ये भी इन द फॉर्म ऑफ टैब्स ही। अब इनका मकसद क्या है? रिसेंट के अंदर मेरे पास वो नीचे साइजेस आ रहे हैं जो मैंने रिसेंट टाइम्स में डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं। मैंने जो जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किए उनके साइजेस यहाँ पे लिस्ट डाउन हो रहे हैं, ठीक है। मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ, मतलब मैं री यूज़ कर सकता हूँ इफ़ आई वांट टू, ठीक है। देन इधर हमारे पास आ जाते हैं कुछ सेव्ड साइजेस। फिर
आपके पास आ जाते हैं प्रोफाइल्स, मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म एंड वीडियो और आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। तो मैं आ जाता हूं अपना प्रिंट के अंदर और मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया है सारा? हमारे पास 2 मेजर मीडियम्स हैं जिनके लिए हमने काम करना है। मैंने लास्ट में भी ये बात कही थी। कौन से हैं वो 2 मीडियम्स? प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया प्रिंट मीडिया और डिजिटल। एंड डिजिटल मीडिया। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो इसी लिहाज से सारी चीज चल रही है। गौर करें, सबसे पहले कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट है? प्रिंट मीडिया। यहां पे क्या सिलेक्ट है? प्रिंट मीडिया। और डिजिटल मीडिया के अंदर मेरे पास क्या क्या आ रहा है? वेब, मोबाइल एंड डिवाइसेस, फिल्म एंड टीवी। ये किसका पार्ट है? डिजिटल का। ये बात मैंने उस दिन भी बताई थी। प्रिंट, एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रिंट। अब इनका मकसद क्या है? आर्ट एंड इलस्ट्रेशन जो है ना, ये दोनों के लिए काम करता है। ये प्रिंट के लिए भी कर रहा है और ये डिजिटल के लिए भी कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इनका मकसद क्या है? यहां पे मैंने ये प्रोफाइल चूज किया। यहां पे मेरे पास कुछ साइजेस लिस्ट डाउन है जिसमें लेटर है, A4 है, लीगल है, टेबलॉइड है, A3, B4, B5। ये वो साइजेस हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में मोस्ट कॉमनली यूज साइजेस हैं। ठीक है, इनका फायदा क्या है? इनका फायदा ये है कि यहां पे मेरे पास एक है विड्थ और एक है हाइट। हमारे 2 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर है। वर्ड ग्राफिक, ग्राफ से ड्राइव हुआ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसमें हमारे पास विड्थ है एंड हाइट है। ठीक है, तो लेटर के अंदर अगर हम आए तो हमारे पास ये विड्थ और ये हाइट। इसके साथ ही मेरे पास एक चीज मौजूद है और वो है यूनिट्स। और अगर मैं उन यूनिट्स को थोड़ा सा रिव्यू करूं तो पॉइंट्स, पिकास, इंचेस, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड पिक्सल्स। डिजिटल मीडिया के अंदर एक ही यूनिट यूज होता है और वो है पिक्सल्स। इसके अलावा और कोई यूनिट उसके अंदर यूज नहीं हो सकता। डिजिटल में एक ही यूनिट यूज होता है, दैट इज पिक्सल्स। प्रिंट के अंदर मेरे पास एक यूनिट है इंचेस। ये स्टैंडर्ड यूनिट है। वैसे तो इसके अंदर हमारे पास यूनिट्स और भी हैं, मिलीमीटर्स भी है, सेंटीमीटर भी है, लेकिन ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं कि हम कोई दूसरा यूनिट चूज नहीं कर सकते। मेजॉरिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज होगा। बाकी आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? या आपकी अपनी होगी या क्लाइंट की होगी। हम प्रिंट मीडिया से रिलेटेड देख लें या डिजिटल मीडिया से रिलेटेड देख लें, हमने कुछ भी बनाना है, हमारे पास उसका साइज मौजूद होता है। ठीक है, तो उस चीज से रिलेटेड अब आपने वरी नहीं करना कि सिर्फ इंचेस ही लेना है। मैं एक जनरल प्रैक्टिस में आऊं तो आपको पता है कि जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स हैं वो इंचेस, फीट्स और सेंटीमीटर है। मैं अगर स्पेसिफिकली प्रिंट मीडिया के लिहाज से भी बात करूं, पीपल हार्डली यूज मिलीमीटर। पॉइंट्स वैसे ही स्ट्रोक्स मतलब आउटलाइंस और टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है यूनिट, और वो बाय डिफॉल्ट आपका सॉफ्टवेयर उसी में ही दे रहा है। मतलब हमें उसके लिए चूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें अगर काम करना है तो या तो स्टैंडर्ड इंचेस में काम करना है, फीट्स यहां पे मौजूद नहीं है तो वहां पे हम कन्वर्जन के थ्रू करते हैं, और फिर आपके पास अल्टीमेट ऑप्शन रह जाती है सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स की। तो दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स, और उसमें स्टैंडर्ड क्या है? इंचेस। अब इसका फायदा क्या है? मैंने ये बताना था कि इस फायदे में ये कि मुझे विड्थ और हाइट चूज नहीं करनी पड़ती। ऐसा नहीं कि मैं कस्टम नहीं ऐड कर सकता, मैं सेलेक्ट करके कस्टम ऐड कर सकता हूं, अपनी मर्जी की विड्थ एंड हाइट ऐड कर सकता हूं। लेकिन यहां पे हमें फायदा ये है, लेटर साइज अगर 8.5 इंचेस बाय 11 इंचेस है तो A4 साइज थोड़ा सा फर्क होगा इससे, विच इज 8.27 बाय 11.69।
सिमिलरली लीगल में आ जाएं तो वी हैव 8.5 बाय 14, 8.5 बाय 14, और टैबलॉइड में आ जाएं टैबलेट में आ जाएं तो यहाँ पे आपका साइज आ जाता है 11 बाय 17। तो इट वेरीज, हर जगह पे विड्थ और हाइट इंक्रीज होती जा रही है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ रही उसकी। तो इस चीज को समझना जरूरी है फॉर यू। ठीक है, कि आपके इसके अंदर आपके पास प्रिंट के अंदर स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, इंचेस है। ठीक है, तो इसी के हवाले से चलना है। साइज आप यहाँ से कोई भी चूज कर लें। अच्छा, मेजर जो हमारे पास एक टेंशन होती है ना, वो ये होती है कि हम साइज क्या चूज करें। अगला टारगेट आप लोगों के लिए यही है कि आप लोगों ने लोगो बनाना है। अब लोगो बनाने के लिए देयर इज नो स्पेसिफिक साइज, आप अपनी मर्जी के किसी भी डॉक्यूमेंट पे बना लें, क्योंकि हम इलिस्ट्रेटर पे बना रहे हैं तो वो तो इन्फिनिटी साइज तक रीसाइज हो सकता है। आप बेशक 2 इंचेस बाय 2 इंचेस के डॉक्यूमेंट पे बना लें, तो अल्टीमेटली हमने उस लोगो को एडजस्ट कर देना है अकॉर्डिंग टू द साइज जो भी हम चीज बना रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसके अंदर हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना इस साइज से रिलेटेड। अगर तो आपके पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पूछ लेते ना उसके कि आउटपुट किस में चाहिए। मतलब अगर प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है तो आउटपुट किस में चाहिए। डिजिटल में काम कर रहे हैं तो आप किसी ना किसी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होके कर रहे हैं, आइदर वो गूगल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई स्पेसिफिक ब्लॉग है या कोई वेबसाइट है। तो हम उसके अंदर डिजिटल के अंदर भी स्पेसिफिक होके कर रहे हैं, तो हमें पता होता है कि किसके क्या स्टैंडर्ड साइजेस है। तो सिर्फ ये साइजेस को समझाने के लिए कि इसमें अब आपने फंस नहीं जाना कि पता चले डॉक्यूमेंट ही नहीं क्रिएट हो रहा हो। ठीक है, तो इस चीज को ज़हन में रख लेना है। क्या जब इसके अंदर ये इलस्ट्रेटर के अंदर कलर्स आते हैं तो भी ये एक्सपैंड जितना मर्जी कर सकते हैं, जितना मर्जी कर दें, यही तो है। और इसको मैं जस्टिफाई करूंगा आगे इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स कि ये बेसिकली वेक्टर और रास्टर है क्या। मतलब अभी मैं आपको फिजिकली दिखा भी दूंगा ना तो आप मजीद कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जब हम रन टाइम पे कर रहे होंगे उसी टाइम पे मैं आपको डिफरेंस दिखा दूंगा कि वो एक्चुअली है क्या। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है ओरिएंटेशन। ये मेरा फ़ोन है, ये इस टाइम इसी ओरिएंटेशन में जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट चूज़ किया हुआ, जिसमें विड्थ छोटी है और हाइट बड़ी है। विड्थ छोटी है और हाइट बड़ी है। ये पोर्ट्रेट पोजीशन है। अगर मैं इसको इस तरह से कर दूँ तो ये लैंडस्केप बन जाएगा जिसमें विड्थ बड़ी है और हाइट छोटी है। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही सिचुएशन है। अगर मैं यहाँ से इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करूँगा तो विड्थ हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी और हाइट विड्थ में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स आ जाते हैं। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स उसी तरह से हैं जैसे नंबर ऑफ पेजेस आप अपने पास कैरी कर रहे हैं अपने रजिस्टर के अंदर। इनके अंदर हमारे पास इन्फिनिटी आर्टबोर्ड्स, हम एक, अब इन्फिनिटी से मुराद ये कि मैक्सिमम आर्टबोर्ड्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ब्लीड। ब्लीड को अभी के लिए सिर्फ इतना समझने के लिए कि ब्लीड इज बेसिकली मार्जिन टू योर आर्टबोर्ड। आपके आर्टबोर्ड का मार्जिन है। ये मार्जिन हम क्यों देते हैं, कहाँ ज़रूरत पड़ती है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट स्पेसिफिकली दिस ब्लीड इज मार्जिन टू योर आर्टबोर्ड। क्लियर? इसके बाद हमारे पास कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं। उन एडवांस ऑप्शंस में मेरे पास सबसे पहले कलर मोड मौजूद है। वी हैव 2 बेसिक टाइप्स ऑफ कलर मोड। एक है RGB और दूसरा है CMYK। एक है RGB और दूसरा है
CMYK। RGB हम यूज करते हैं डिजिटल में और CMYK हम यूज करते हैं प्रिंट में। क्यों यूज करते हैं ये अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ी देर में जब हम कलर पैलेट को देखेंगे। RGB में R स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू और CMYK में C स्टैंड्स फॉर cyan, मैजेंटा, येलो, K से ब्लैक। किसने कहा? किसने कहा? आपने कहा। ये K से ब्लैक क्यों है? वैसे पढ़ा था। अच्छा, एक तो ये देखिए कि अगर ये CMYB होता और ये यहाँ पे RGB है तो ये दोनों B's कॉन्फ्लिक्ट कर जाते। B से ब्लू भी होता, B से ब्लैक भी होता, तो किधर ब्लू है किधर ब्लैक है हम तो आइडेंटिफाई ना कर पाते। ठीक है, तो यहां से उन्होंने ब्लैक K से क्यों किया? की कलर भी तो है। एग्जैक्टली, ब्लैक आपका की कलर है। ब्लैक और व्हाइट आर द की कलर्स, इसीलिए ब्लैक को उन्होंने K से डिनोट कर दिया क्योंकि व्हाइट उसमें कोई है नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास RGB भी आ गया और दूसरा CMYK भी आ गया। RGB हम डिजिटल के लिए यूज करते हैं और CMYK हम प्रिंट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है रास्टर इफेक्ट। रास्टर इफेक्ट में हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं। एक है स्क्रीन 72 ppi, मीडियम 150 ppi और हाई 300 ppi। बेसिकली ये आपकी पिक्सल डेंसिटी क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? पिक्सल डेंसिटी। ppi स्टैंड्स फॉर पिक्सल्स पर इंच। ppi स्टैंड्स फॉर पिक्सल्स पर इंच। ठीक है, और ये बेसिकली हम इसको इस यहां पे इसका नाम है रास्टर इफेक्ट। फोटोशॉप में ये रेजोल्यूशन है, यहां पे इसका नाम क्या है? रास्टर इफेक्ट। और फोटोशॉप में इसका नाम क्या है? रेजोल्यूशन। बट मेनली ये किस में डील कर रही है? ये डील कर रही है आपकी उसमें पिक्सल डेंसिटी में। मेनली इसमें डील कर रही है पिक्सल डेंसिटी में। जो इमेज रेजोल्यूशन है उसका और इसका ताल्लुक सिर्फ पिक्सल स्ट्रेंथ के साथ है। इमेज रेजोल्यूशन डायमेंशन पे बेस कर रहा होता है। ये पिक्सल्स की रेजोल्यूशन की बात हो रही है। पिक्सल डेंसिटी का ताल्लुक बेसिकली पिक्सल्स रेजोल्यूशन के साथ है। पर स्क्वायर इंच पिक्सल, पर स्क्वायर इंच पिक्सल्स, उसके अंदर 72 पिक्सल्स मौजूद हैं या 300 पिक्सल्स मौजूद हैं। ये पर स्क्वायर इंच पिक्सल की बात हो रही है। ठीक है, ये ज़हन में रखना है आपने। अब उसके अंदर हम जब डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं तो मिनिमम 72 ppi हम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी 2 टाइप्स हैं। एक होता है पिक्सल पर इंच और एक होता है पिक्सल पर सेंटीमीटर। तो हमने पिक्सल पर इंच पे ही काम करना, पिक्सल पर सेंटीमीटर पे नहीं काम करना। ठीक है, दूसरा ये कि जब हम डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं तो मिनिमम 72 ppi। ठीक है, और जब हम प्रिंट के लिए काम कर रहे हैं तो मिनिमम 300 ppi। इससे लेस नहीं होना चाहिए। डिजिटल में भी इससे लेस नहीं होना चाहिए और प्रिंट में भी इससे लेस नहीं होना चाहिए। 300 मैक्सिमम नहीं, 300 मिनिमम है। इलस्ट्रेटर में आपके पास मैक्सिमम आ रहा है। तो जब आप प्रिंट के लिए काम कर रहे हो तो आपको इतनी रेजोल्यूशन चूज करनी है। इसमें 300 ज्यादा हो। क्या? इलस्ट्रेटर में 300 ज्यादा है। हाँ, तो हम प्रिंट में अगर इलस्ट्रेटर के लिए काम कर रहे हैं तो 300 ही रखना है। हाँ, तो मिनिमम है। मैक्सिमम फोटोशॉप में होगा, वो बाद में बात करेंगे उसकी। अभी आपके पास जब उसकी ऑप्शन ही नहीं है तो हमें मैक्सिमम तक जाना ही नहीं है।
ठीक है, तो हमें इससे नीचे नहीं प्रिंट की फाइल क्रिएट करनी। ये आप 150 पे भी क्रिएट कर सकते हो डिजिटल, लेकिन 72 से लेस नहीं होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद हम डॉक्यूमेंट कर देते हैं क्रिएट। ये वाइट एरिया जो है, दिस इज योर आर्टबोर्ड। ये वाइट एरिया क्या है आपका? आर्टबोर्ड। लेफ्ट के ऊपर टूल बॉक्स है, लेफ्ट पे क्या है? टूल बॉक्स। ये ऊपर एक एरो नजर आ रहा है, नजर या नहीं आ रहा? जहाँ पे मेरा कर्सर है, एक लाइट नहीं होगी, ये पूरी बंद हो जाएगी। पूरी बंद करा दो कर्सर, यार ये एक लाइट बंद कर दो। तो दूसरी भी कर दो फिर। ठीक है। अच्छा जी, एरो में सिंगल लाइन और डबल लाइन आपके पास इस तरह से शो हो रहा है, आपने इसको डबल लाइन कर लेना है, ज़रा कन्वीनियंट रहता है क्योंकि हम इसी फ्लो में चल रहे हैं। टॉप पे हमारे पास क्या है? मेन्यू सिस्टम, और नीचे हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टी बार। ये वाली बार कौन सी है? प्रॉपर्टी बार। राइट साइड पे मेरे पास पैनल्स मौजूद हैं, और ये पैनल्स इन टूल्स की सपोर्ट होते हैं। ये पैनल्स इन टूल्स की सपोर्ट होते हैं, हमें इनको मिक्स करके यूज़ करना है। ठीक है, अब इनिशियली आपका सवाल ये होगा कि क्या ये पैनल्स यही हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं? नहीं, इसके अलावा भी पैनल्स और मौजूद हैं। विंडोज़ टैब के अंदर हमारे पास एक्शन से लेके वेरिएबल्स तक पैनल्स मौजूद हैं। एक्शन से लेके वेरिएबल्स तक पैनल्स मौजूद हैं, और ये सारे पैनल्स ही हैं। उनमें से चंद एक यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं, अदरवाइज हम वहां से वो पैनल्स यूज कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, कुछ इसके अंदर ऑप्शंस हैं कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद जो आपको सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि अपने स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को सेव करना है। कंट्रोल शिफ्ट एस इज द शॉर्टकट की, या आप फाइल में जाके सेव एज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस या सेव एज। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले बता दूं जो मैंने उधर डिस्कस नहीं की, उसमें हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आ रही है ऊपर, अनटाइटल्ड 3। ये है नेम ऑफ योर डॉक्यूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग नॉर्मली या तो अनटाइटल्ड 1, 2 और 3 के नाम से ही जाने देते हैं, या हम कोई एबनॉर्मल नेम रख लेते हैं, लाइक A, B, FF 1, 2, 3 एनीथिंग। तो हमें ये काम नहीं करना, हमें एक सेंटेक्स चूज करना है जिसके ऊपर हमें काम करना है। जो प्रैक्टिस मैं करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप लोगों ने फिर उसी सेंटेक्स के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं या आप अपना कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं, वो आप आपने अपनी ईज के अकॉर्डिंग देख लेना है। मिसाल के तौर पे हम लोग लोगो पे काम कर रहे हैं, तो लोगो अंडरस्कोर जिस कंपनी के लिए किया जा रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आई वर्कड फॉर पेरी पेरी, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा पेरी पेरी, ठीक है। फिर अंडरस्कोर, अगर तो वो लोगो की ऑप्शन क्रिएट की जा रही है तो आप उसको मेंशन कर दोगे कि ये ऑप्शन 1 है, या उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो आप लिख दोगे ऑप्शंस। अगर वो वेरिएशन है तो वेरिएशन, और अगर वो अप्रूव हो के फाइनल हो जाता है तो आप यहाँ पे मार्क कर दोगे कि इट्स फाइनल। और करंट डेट, जैसे आज की डेट क्या है 7
320। तो ये मेरी प्रैक्टिस होती है नॉर्मली, आप उसको अपने लिहाज से चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे दोबारा कंट्रोल शिफ्ट एस। अगर वहाँ पे आप लोगों ने नाम नहीं रखा तो आप यहाँ पे भी फाइल नेम रख सकते हैं, वही सेम चीज़ को फॉलो करते हुए। यहाँ पे भी फाइल नेम रखा जा सकता है वही सेम चीज़ फॉलो करके। क्लियर? अच्छा, अब इस फाइल नेम के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आई होप आप सबको इतनी फाइल मैनेजमेंट आती हो या उतना बेसिक लेवल का कंप्यूटर स्किल हो कि आपको फाइल ज़रूर सेव करनी आती हो कि हमें फ़ाइल सेव कहाँ पे करनी है या कैसे करनी है। इतना पता होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली लोग दिस पीसी करके डेस्कटॉप पे ही सेव कर देते हैं या डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स और पिक्चर्स या म्यूज़िक में कर देते हैं। बेसिकली हमें अपने फाइल को सी ड्राइव पे सेव नहीं करना, और अगर एक ही ड्राइव आप लोगों ने रखी हुई है तो ट्राई टू हैव मोर ड्राइव्स, क्योंकि इसी के ऊपर आपके विंडो है। अगर आपने कल को विंडो इंस्टॉल की, दोबारा फ्रेश कॉपी ऑफ विंडो इंस्टॉल की, तो उससे क्या होगा कि आपका डाटा लॉस हो जाएगा। तो इतना हमें टेक्निकल रहना है ताकि वो हमारा डाटा लॉस ना हो सके। ठीक है, तो आपने उस ड्राइव में करना है, नॉट इवन इन डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स और डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट ड्राइव में जाएं, उधर एक फोल्डर बनाएं विद द नेम ऑफ इलस्ट्रेटर और उसके अंदर ये फाइल सेव करें। मैं मिसाल के तौर पे, क्योंकि मजबूरी है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ और यहाँ पे एक इसका व्यू पहले हम चेंज करें। यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, और इस न्यू फोल्डर का हम नाम दे देते हैं ग्राफिक्स, और इस ग्राफिक्स के अंदर मैं अपनी फाइल सेव कर रहा हूँ माय फर्स्ट फाइल के नाम से, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। बाकी फॉर्मेट वही है, माय फर्स्ट फाइल। ठीक है, विद द नेम ऑफ माय फर्स्ट फाइल। और अब यहाँ पे आ जाए, हमारे पास क्या आ जाते हैं फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स में जो सबसे पहला फॉर्मेट है वो है .ai। .ai स्टैंड्स फॉर एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, और ये एडोब इलस्ट्रेटर का डिफॉल्ट फॉर्मेट है। आपने कुछ भी बनाना है, आपने इस फॉर्मेट में मस्ट बी सेव करना है, क्योंकि ये आपके डॉक्यूमेंट की सोर्स फाइल होगी और ये सिर्फ इलस्ट्रेटर में ही प्रीव्यूएबल होगी। ये किसी और मोड के ऊपर या किसी और जगह प्रीव्यू नहीं की जा सकती। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एडोब इलस्ट्रेटर विद द नेम ऑफ .ai। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक और एक्सटेंशन है .pdf। pdf स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट। पोर्टेबल एज इन वो एक्सेसिबल होता है हर जगह पे। पीडीएफ ये ज़हन में रखिएगा कि पीडीएफ इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सोर्स फाइल। पीडीएफ भी सोर्स फाइल की जगह पे यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इसकी टेक्निकलिटीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हर जगह पे आप प्रीव्यू कर सकते हो, मोबाइल के ऊपर भी, इंटरनेट के ऊपर भी, और ये कंप्रेस्ड वर्जन होता है, आप इसको इजीली कैरी भी कर सकते हो। पीडीएफ के बाद हमारे पास आ जाता है ईपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल। फिर आपके पास इलस्ट्रेटर टेम्पलेट आ जाता है .ait। इसमें और .ai में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। फिर हमारे पास नीचे जो दो फॉर्मेट्स हैं वो हैं एसवीजी। एसवीजी स्टैंड्स फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, और ये यूज़ होते हैं फॉर मोबाइल ग्राफिक्स। तो आप लोगों की पहली असाइनमेंट ये होगी कि आप लोगों ने इन फॉर्मेट्स की एक्सटेंशन की एब्रीवेशन, मतलब .ai स्टैंड्स फॉर एडोब इलस्ट्रेटर,
या आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है और उसमें लिखनी है, और एक्सटेंशन के नीचे आपने उसका यूज़ लिखना है उस फॉर्मेट का कि यूज़ क्या है। ये आप लोगों ने रिसर्च करनी है और विकिपीडिया से पूरा कॉपी पेस्ट नहीं कर देना कि आंखें बंद करके वहाँ से कॉपी किया और वर्ड में पेस्ट कर दिया। पढ़ के जो स्पेसिफिक यूज़ होगा, मतलब मुझे कहानियाँ नहीं चाहिए, जो उसका एक्चुअल यूज़ होगा वही आपने वहाँ पे उसके अंदर मेंशन करना है। और सिर्फ ये वाले फॉर्मेट्स नहीं होंगे, उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है कि फ़ाइल में आए, एक्सपोर्ट में आए और एक्सपोर्ट एज में आ जाए। एक्सपोर्ट एज में भी मेरे पास कुछ फॉर्मेट्स मौजूद हैं, इनको भी आपने उसी तरह से रिसर्च करना है और चेक करना है। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? अच्छा, इसके अंदर आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि कुछ फॉर्मेट्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक हमारे बेसिक इमेज फॉर्मेट्स हैं। स्पेसिफिक क्या है? बेसिक इमेज फॉर्मेट्स। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट डाउन कर रहा हूँ, आप लोग भी लिख लें। पहला इमेज फॉर्मेट हमारे पास क्या है? JPEG, जिसको JPG भी कहा जाता है। पहला इमेज फॉर्मेट क्या है? JPEG, जिसको JPG भी कहा जाता है। दूसरा इमेज फॉर्मेट आपका है PNG। दूसरा इमेज फॉर्मेट क्या है? PNG, ये रहा। ठीक है। तीसरा इमेज फॉर्मेट आपका है TIFF। तीसरा इमेज फॉर्मेट क्या है? TIFF। चौथा आपका इमेज फॉर्मेट, इसी तरह हम आएंगे फाइल में, एक्सपोर्ट में एंड सेव फॉर वेब लेगेसी। तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट है GIF। चौथा फॉर्मेट कौन सा है? GIF। और फिफ्थ फॉर्मेट है RAW, रॉ। फिफ्थ फॉर्मेट क्या है? रॉ। ये बेसिक इमेज फॉर्मेट्स हैं। ये बेसिक क्या है? इमेज फॉर्मेट्स। अब इसके अंदर अगर आप एक चीज़ नोट करें तो यहाँ पे PNG के वेरिएंट्स हैं, PNG 8 और PNG 24। PNG 8 और PNG 24, जहाँ पे मेरे कर्सर्स हैं। ये लिख ले कि इन वेरिएंट्स का क्या मकसद है, मतलब PNG 8 क्या है, क्यों यूज़ होता है, और PNG 24 क्या है, ये क्यों यूज़ होता है, ये आप लोगों ने देख लेना है, रिसर्च। ठीक है। और इसी के अंदर हमारे पास एक फॉर्मेट और मौजूद है एक्सपोर्ट के अंदर ही, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, और उसके अंदर ये JPG के कुछ वेरिएंट्स हैं जिसमें JPG 100, 80, 50 और 20। ये वेरिएंट्स क्यों यहाँ पे मेंशन्ड है, आपने इन वेरिएंट्स को देखना है और इन इमेज फॉर्मेट्स को देखना है और इनमें डिफरेंस क्या है, यूज़ क्या है इनका। तो ये आप लोगों ने फिगर आउट करके ये इमेज फॉर्मेट्स को अलहदा लिस्ट डाउन करके इसके नोट्स बना लेने, वर्ड के ऊपर, पेपर के ऊपर या रजिस्टर पे नहीं चाहिए। पता चले सारा दिन रजिस्टर पकड़ के तो लिख रहे हो, ठीक है, तो वो स्कूल वाले दौर से बाहर निकल आए। यहाँ पे सिर्फ नोट्स बनाने। इस बात को सुन के कतन ये मतलब नहीं है कि कल से पता चले रजिस्टर ही फेंक आएंगे जी, हमें तो करना नहीं है। यहाँ पे वो यूज़ करने हैं, लेकिन नोट्स जो बनाने हैं वो आपने अब MS वर्ड के ऊपर बनाने हैं, सिंपल कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये ज़हन में रख लेना आपने। क्लियर? तो ये काम आप लोगों ने कर लेना है कल लाजमी, कि मुझे वर्ड की फाइल चाहिए होगी। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, तो ये मैंने अपनी अब फाइल को सेव करना है, Ctrl+Shift+S कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम रख लेते हैं माय फर्स्ट फाइल। ग्राफिक्स के नाम का फोल्डर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ और इसके अंदर मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। सेव करते हैं
तो यहाँ पे हमारे पास वर्जन आ रहा है इलस्ट्रेटर CC के अलावा हमारे पास डाउनग्रेडेड वर्जन्स भी हैं जिसमें CS 6, 5, 4, 3, 2 नॉर्मल CS और फिर इलस्ट्रेटर 10, 9, 8। ठीक है, ये हमारे पास वर्जन्स हैं जो डाउनग्रेडेड वर्जन्स हैं। हम क्या यूज़ करें इलस्ट्रेटर CC और इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे अब आप देख रहे हैं माई फर्स्ट फाइल डॉट AI और AI के ऊपर कोई स्टैरिक नज़र आ रहा है? कोई स्टैरिक नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद वो आ जाएगा। @77% प्रीव्यू पे आ रहा है और CMYK जो है वो हमारा कलर मोड है। जस्ट इन केस गलती से आपसे RGB सिलेक्ट हो जाता है और आप अपने कलर मोड को कन्वर्ट करना चाहते हैं फाइल क्रिएट करने के बाद, तो हम आएंगे फाइल में और यहाँ पे डॉक्यूमेंट कलर मोड आ रहा है, इसको हम यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे, मतलब CMYK से RGB या RGB से CMYK। सिमिलरली अगर आपसे गलती से यूनिट इंचेस के बजाय सेंटीमीटर सेलेक्ट हो गया हो, जो कि इनिशियली टाइम्स में होता भी है और हम चाहते हैं कि हम उसको ठीक करें, तो हम उसको भी फाइल में से जाके डॉक्यूमेंट सेटअप में से जाके इन सेंटीमीटर्स को इंचेस में या इंचेस को किसी भी और यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने रियलाइज़ किया काफ़ी वर्किंग करने के बाद, तो बजाय इसके कि आप उसको ख़त्म करें, इसका बेस्ट ये वे होता है कि आप उसी को कन्वर्ट कर लें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ जूम ऑप्शंस होती हैं जिनकी शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ। जैसे Ctrl+ से जूम इन होगा, Ctrl- से जूम आउट, Ctrl-0 से फिट टू स्क्रीन और Ctrl-1 से 100%। लो जी, आप करा लें लाइटें बंद। मेरी स्क्रीन पे कॉकरोच डांस कर रहा है। तो मौज हो गई है, सारे चले गए हैं, चलो आ जाओ। अच्छा जी, खैर Ctrl+ से जूम इन, Ctrl- से जूम आउट, Ctrl-0 से फिट टू स्क्रीन और Ctrl-1 से 100%। ये 100% प्रीव्यू हमारे लिए मस्ट है कि हमने अपनी हर फाइल को फाइनलाइज करने के बाद 100% प्रीव्यू पे ज़रूर देखना होता है। देखिए कई जगह पे ऐसे होता है कि आपको स्क्रीन फिट टू स्क्रीन जो है वो 140 या 150% पे फिट टू स्क्रीन हो रहा हो, मतलब Ctrl-0 कर रहा हूँ तो यहाँ पे 70% के ऊपर है, और लेट्स सपोज ये मेरे पास मेरे लैपटॉप पे 150% पे आ रहा है, तो क्या होगा कि मैं इसी के अकॉर्डिंग अपना डिज़ाइन बना लूँगा, क्योंकि मेरा फिट टू स्क्रीन 70% प्रीव्यू पे है। तो मैं फॉन्ट साइज देयर इज अ चांस कि मैं बड़े रख दूं, क्योंकि मुझे तो छोटा नजर आ रहा है। तो आपने उसको Ctrl-1 करके जरूर वेरीफाई करना है। 100% प्रीव्यू पे मस्त देखना है आपने, चाहे प्रिंट के लिए कर रहे हो चाहे डिजिटल के लिए कर रहे हो, आपने मस्ट भी 100% प्रीव्यू पे देखना है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद जूम की हमारे पास चंद ऑप्शंस और भी मौजूद हैं जूम टूल के थ्रू। जूम टूल की शॉर्टकट की है Z। जूम टूल की शॉर्टकट की क्या है? Z। और उससे क्लिक करने से जूम इन होता है, ठीक है, और ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं क्लिक करूंगा तो जूम आउट। वैसे नॉर्मल क्लिक करेंगे तो जूम इन और ऑल्ट करके करेंगे तो जूम आउट, ठीक है। और अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉलर यूज करूं, स्क्रॉलर आप समझते हैं वो जो माउस के ऊपर टायर होता है, ठीक है, उससे अगर हम ऊपर कर रहे हैं तो जूम इन, नीचे कर रहे हैं तो जूम आउट। प्लस मैं अगर क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो जूम इन राइट साइड पे, और राइट साइड पे करें तो जूम इन और लेफ्ट पे करें तो जूम आउट,
ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। राइट करें तो जूम इन होगा और लेफ्ट करेंगे तो जूम आउट। Z इज द शॉर्टकट की फॉर जूम टूल। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक टूल और बड़े मज़ेदार मौजूद है और वो है हैंड टूल। वो आपको अपने आर्टबोर्ड को अगर पैन करना हो, मूव करना हो, और तीसरा वर्ड इसके लिए यूज़ होता है मैनोवर करना हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? हैंड टूल। उसका शॉर्टकट की वैसे H है। वैसे क्या है उसकी शॉर्टकट की? H से हैंड टूल एक्टिव हो जाएगा और उसको यूज़ करते हुए हम मैनोवर कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने H प्रेस करके नहीं करना, आप लोगों ने स्पेस बार को क्लिक करना है और फिर उसको क्लिक एंड ड्रैग करना है, तो ये मैनोवर होगा। जैसे ही मैं स्पेस बार को रिलीज करूंगा वैसे ही मेरे सामने मेरा लास्ट एक्टिवेटेड टूल आ जाएगा। वैसे ही मेरे सामने क्या आ जाएगा? लास्ट एक्टिवेटेड टूल। ठीक है, तो हमने यही प्रोसेस यूज करना है। और सेकेंडली जो आपका यहाँ पे सिनेरियो है उसमें ये कि क्लिक एंड ड्रैग, जूम इन और जूम आउट के साथ साथ हैंड टूल जो है वो हमें सपोर्ट दे रहा है मैनोवरिंग की। लेकिन ये कुछ ट्रैक पैड के साथ नहीं चलेगा। जैसे मैं अब अपने ट्रैक पैड के साथ कर रहा हूँ तो नहीं चल रहा जो मेरे पास सिस्टम मौजूद है। ये आपने माउस के साथ करना है, ट्रैक पैड के साथ ये प्रॉपरली बिहेव नहीं करता। कुछ लैपटॉप्स में सपोर्ट कर जाता है और कुछ में नहीं करता, मेजॉरिटी में नहीं करता। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। और फिर हमारा सिलेक्शन टूल है जिसकी शॉर्टकट की है V, और ये मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। ठीक है, ये क्या है आपके पास? सिलेक्शन टूल। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? जैसे आपको ये पता चला कि ये पैनल्स जो हैं वो इन टूल्स की सपोर्ट हैं, और ये पैनल्स कहाँ पे मौजूद हैं? अंडर द विंडोज टैब। तो सिमिलरली हमारे पास चंद चीज़ें और भी हैं और वो हैं वर्क स्पेस। उसी विंडोज टैब में मेरे पास एक सेक्शन और भी है और वो क्या है? वर्क स्पेस। और इन वर्क स्पेस को मैं इधर से भी मैनेज कर सकता हूँ। ये जो सर्च बार आ रही है, इस वर्क स्पेस को मैं यहाँ से भी मैनेज कर सकता हूँ जो सर्च बार आ रही है। ठीक है, और इस वर्क स्पेस में जो डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस है वो एक एसेंशियल है मेरे पास, और दूसरी क्या है? एसेंशियल क्लासिक। मैं जैसे ही वर्क स्पेस चेंज कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग पैनल्स भी चेंज होते जा रहे हैं। एसेंशियल क्लासिक के बाद मेरे पास है लेआउट। मैंने जैसे ही लेआउट के अकॉर्डिंग चेंज किया तो यहाँ पे पैनल्स मुझे लेआउट के अकॉर्डिंग नज़र आ गए। जिन पैनल्स की सपोर्ट लेआउटिंग के अंदर है मुझे यहाँ पे वो वाले पैनल्स नज़र आ गए। सिमिलरली हम आ जाते हैं पेंटिंग के अंदर। तो यहाँ पे पेंटिंग से रिलेटेड मुझे पैनल्स नज़र आ गए कि पेंटिंग में क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है, या पेंटिंग, हम डिजिटल पेंटिंग किन पैनल्स को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। पेंटिंग के बाद हमारे पास आ जाता है प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग। पेंटिंग के बाद क्या आ जाता है? प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग। प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग के बाद मेरे पास आ जाता है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग के बाद हमारे पास आ जाता है टाइपोग्राफी, जिसका ताल्लुक किससे है? टेक्स्ट से। तो इसमें पैनल्स ही वो होंगे जो टेक्स्ट ओरिएंटेड होंगे। कैरेक्टर पैनल, पैराग्राफ, ओपन टाइप, ठीक है, ग्लाइफ्स आ जाते हैं आपके पास। सारा टेक्स्ट से रिलेटेड जिसमें काम है हमारे पास, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं उसकी, और आप उसके थ्रू इसको मैनेज कर सकते हैं। और फिर हमारे पास एंड पे आ जाता है वेब।
अब मैं वापस आ जाता हूँ एसेंशियल क्लासिक्स के अंदर। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये वो पैनल्स मौजूद हैं और आप इन वर्क स्पेसेस को यूज़ करते हुए अपनी वर्क स्पेस को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, अपनी वर्क स्पेस को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इस पैनल को इस एरिया से क्लिक करके ड्रैग कर लेता हूँ बाहर, ये मैं कस्टमाइज़ ही कर रहा हूँ। सिमिलरली मेरे पास ये स्वॉचेस वाला पैनल है, स्वॉचेस, ब्रशेस और सिंबल। अगर मैं खाली स्वॉचेस वाले पैनल से पकड़ूंगा तो ये सिर्फ एक ही पैनल बाहर आएगा, ये सिर्फ एक ही पैनल बाहर आएगा। और अगर मैं राइट साइड से पैनल्स के अलावा पकड़ूं तो पूरे का पूरा पैनल बाहर आ जाएगा, पूरे का पूरा पैनल बाहर आ जाएगा। क्लियर? और कस्टमाइज करने के लिए क्या करना है कि मैं इसमें से कलर ग्राइड को भी निकाल के अलहदा कर लेता हूँ। इधर से मैं स्वॉचेस वाले को निकाल के अलहदा कर लेता हूँ और इनको साइड पे कर लेता हूँ। अब आपने अगर कस्टमाइज करना है तो बेसिकली पैनल्स को सामने रख के हमें रीअरेंज करना है। हमें दोबारा से अपनी मर्जी के पैनल्स को यूज़ करते हुए मुझे वर्कस्पेस अपनी मर्जी की बनानी है। ठीक है, तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, अच्छा जी, तो उसके अंदर मुझे क्या करना है कि पैनल जब मुझे अपनी मर्जी का बनाना है या पैनल्स मुझे अपनी मर्जी के रखने हैं तो मैं किसी भी स्पेसिफिक वर्क स्पेस को कस्टमाइज कर रहा हूँ। ठीक है, अब कस्टमाइज करने के लिए जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि मुझे पैनल्स को रीअरेंज करना है। कस्टमाइजेशंस मींस मुझे पैनल को रीअरेंज करना है। तो एक बेसिक सा मेथड टू रीअरेंज अ पैनल, अगर मैं चाहता हूँ कि ये पैनल स्वॉचेस वाला पैनल कलर वाले पैनल के साथ नीचे से ज्वाइन हो, तो मैं इस स्वॉचेस वाले पैनल को कलर वाले पैनल के साथ जोड़ूंगा और थोड़ा सा पुश करूंगा अपवर्ड्स, तो नीचे एक ब्लू लाइन आ रही है, यहाँ पे मैं इसे रिलीज कर दूंगा तो ये दोनों पैनल्स ज्वाइन हो जाएंगे, एक ऊपर से और एक नीचे से। लेकिन इफ आई वांट कि स्वॉचेस जो है वो कलर वाले के ऊपर आ जाए तो मैं यहाँ पे आऊँगा और थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करूंगा तो अब सिर्फ ऊपर वाली साइड पे एक लाइन आ रही है। मैं यहाँ पे इसको रिलीज कर दूंगा तो अब आप देखें कि ये दोनों पैनल्स ज्वाइन हो गए, लेकिन स्वॉचेस जो है वो टॉप से ज्वाइन हुआ। और फिर हमारे पास ऑप्शन है कि मैं चाहता हूँ कि ये स्वॉचेस वाला पैनल इस कलर वाले पैनल के अंदर ही हो। उससे पहले एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर मैं राइट साइड से आऊँगा लाइक दिस, तो आप देख रहे हैं राइट साइड पे एक ब्लू लाइन आ रही है, तो ये उसको राइट साइड से ज्वाइन करेगा। सिमिलरली अगर मैं लेफ़्ट साइड के ऊपर आता हूँ तो वो लेफ़्ट साइड से ज्वाइन करेगा। और अगर मैं इस तरह की सिचुएशन में ले आऊँ कि वो चारों तरफ ब्लू लाइन आ रही हो तो वो उसको उसी सेम पैनल के अंदर रखेगा। और ये टैब की तरह है और हम इनको रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे अब ये स्पेसिफिक वर्क स्पेस, इसी कंडीशन में मैं इस वर्क स्पेस को सेव करना चाहता हूँ तो मैं वर्क स्पेस में आऊँगा और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है न्यू वर्क स्पेस की, और इसका मैं नाम रख देता हूँ माय फर्स्ट वर्क स्पेस, माय फर्स्ट वर्क स्पेस। क्लियर? अब आप यहाँ पे नोट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माय फर्स्ट वर्क स्पेस। और अगर मैं मैनेज वर्क स्पेस करूँ और मैं अपनी पुरानी वर्क स्पेस को डिलीट करना चाहूँ
तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। प्लस अगर मैं वापस आ जाऊँ एसेंशियल्स क्लासिक के अंदर और मैं चाहता हूँ कि ये अपनी एक्चुअल सेटिंग्स के ऊपर रीस्टोर हो जाए, तो मैं वर्कस्पेस में आऊँगा और उसको कर दूँगा रीसेट। तो ये आपकी आ गई एक्चुअल वर्कस्पेस और ये आ गई माय फर्स्ट वर्कस्पेस जो अभी अभी हमने बनाई। और मैनेज वर्कस्पेस से इसको मुझे डिलीट कर देना। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद जैसे अभी हमने डिस्कस किया शेप्स को, तो शेप्स में आपके पास 3 टाइप्स हैं और उन 3 टाइप्स में हमारे पास एक है ऑर्गेनिक शेप्स, मैकेनिकल और फ्री हैंड ड्रॉन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक शेप्स को, ठीक है। और ऑर्गेनिक शेप्स में हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग टूल्स भी मौजूद हैं। क्या मौजूद है? ड्राइंग टूल्स। ड्राइंग टूल्स पे जाने से पहले एक चीज़ जो आपने सबसे पहले फोकस करनी है वो ये कि यहाँ पे कुछ टूल्स के आगे वाइट डॉट है और कुछ के आगे वाइट डॉट नहीं है। जिन टूल्स के आगे वाइट डॉट है दैट मीन्स कि उन टूल्स के अंदर और टूल्स मौजूद हैं। क्लिक करके होल्ड करेंगे तो हमारा वो ड्रॉप डाउन ऑन हो जाएगा। क्लिक करके होल्ड करेंगे तो वो ड्रॉप डाउन ऑन हो जाएगा। सिमिलरली मुझे क्या करना है कि मैं इसको ऑन करूंगा। राइट साइड पे अगर मैं आता हूं तो ये स्क्रॉलर बार है। मैं जैसे ही उस बार के ऊपर आता हूं तो वो डार्क ग्रे हो जाती है। उसके ऊपर मैं एक दफ़ा क्लिक करूंगा तो वो ये टूल मेरे सामने, टूल इन द फॉर्म ऑफ पैनल, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे ड्राइंग टूल्स को यूज़ करना है और उन ड्राइंग टूल्स में सबसे पहले मेरे पास शेप्स मौजूद हैं जिसमें रेक्टेंगल टूल मौजूद है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ रेक्टेंगल टूल, क्लिक एंड ड्रैग तो मेरे पास रेक्टेंगल आ जाएगा। और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो रेक्टेंगल और शिफ्ट करके करेंगे तो स्क्वायर। ये जो पर्पल कलर की लाइन आ रही है, इस लाइन को हम कहते हैं स्मार्ट गाइड। इसको क्या कहते हैं? अगर ये ना नज़र आ रही हो तो व्यू में से आके आपने चेक कर लेना कि स्मार्ट गाइड्स ऑन है या ऑफ है। क्लियर? सिमिलरली मैं ले लेता हूं राउंडेड रेक्टेंगल। अब मैं दोबारा क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूं और क्लिक मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। राइट एरो की से एक्सट्रीम कर्व, लेफ्ट एरो की से एक्सट्रीम कॉर्नर। ऊपर वाली एरो की से कर्व इंक्रीज हो रहा है और नीचे वाली से कर्व डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो हमारी नीड है कॉर्नर्स की, हमें उसी के अकॉर्डिंग देखना है। और सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे शिफ्ट के साथ। और ये बेसिकली स्मार्ट गाइड्स मुझे बता रही हैं कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट अलाइन है। फिर आ जाता है एलिप्स टूल। क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं तो वी हैव एलिप्स
और शिफ्ट के साथ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, सर्कल। पॉलीगॉन, क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं तो हमारे पास साइड्स आ रही हैं, और वो क्लिक मैंने होल्ड करके रखा हुआ है प्रेस करके, ठीक है। अब डाउन एरो की के साथ साइड्स कम हो रही हैं और अप एरो की के साथ साइड्स ज्यादा हो रही हैं। डाउन के साथ साइड्स कम हो रही हैं और अप के साथ साइड्स ज्यादा हो रही हैं। और फिर हमारे पास मौजूद है स्टार टूल। स्टार टूल का काम क्या है, मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, फिर क्लिक होल्ड करके रखा हुआ है, डाउन एरो की के साथ साइड्स कम हो रही हैं और अप के साथ साइड्स ज्यादा हो रही है। सर अगर राइटिंग में ड्रॉ करना है किससे, ये शेप में से शेप से नहीं होगा, वो ड्रॉ करना है खुद ड्रॉ करना। वो मैं नॉर्मली एक चीज़ बोलता हूँ कि राइट एंगल हाँ वो राइट एंगल उससे नहीं बनेगा, वो हमें खुद ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। ये तो उससे तो हो जाएगा ना, रेक्टेंगुलर से नहीं रेक्टेंगुलर अगर मैं आपका हाफ करती हूँ नहीं, वो है लेकिन वो हाफ करेंगे कैसे। सर पार्ट एंगल से वाह 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 वाह, बहुत स्पीड में जा रही हैं आप, वो बुलेट ट्रेन बन गई आप इस टाइम, इतनी जल्दी हमें आगे नहीं जाना, ठीक है। अभी बेसिक लेवल का नॉलेज लेना है और उसके अलावा उससे भी आसान हल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है, क्योंकि देखिए एक छोटी सी चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे जिनको शायद बेसिक नॉलेज हो इन सॉफ्टवेयर का, तो हमें बेसिक्स को साथ लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद लाइन टूल आ जाता है। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन, आर्क बनानी है, ये आर्क आ गई आपकी। स्पाइरल, अप एरो की से स्पाइरल इंक्रीज होगी और डाउन से स्पाइरल डिक्रीज होगी। फिर आपके पास आ जाता है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, क्लिक एंड ड्रैग, अप एरो की के साथ रोज, अप और डाउन के साथ रोज कम और ज़्यादा हो रही हैं, लेफ्ट और राइट के साथ कॉलम्स। और सिमिलरली हमारे पास आ जाता है पोलर ग्रिड टूल, क्लिक एंड ड्रैग, अप एरो की के साथ सर्कल्स और डाउन के लेफ्ट और राइट के साथ लाइंस। सर ये सिर्फ अप और डाउन एरो की के साथ तो पोजीशन मूव कर, सॉरी पोजीशन मूव कर रही है सिर्फ up और पोजीशन down। इसलिए मूव कर रही है क्योंकि आपने क्लिक रिलीज कर दिया हुआ है। अब अगर अभी भी मैं भी ये करूँ ना अप और डाउन तो पोजीशन होगी। मैंने वर्ड यूज किया कि मैंने क्लिक को होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब मैंने क्लिक रिलीज नहीं किया और फिर अप और डाउन करना है, ठीक है, लेफ्ट और राइट करना है। क्लियर? समझ में आ गया जी? अच्छा एक चीज़ और, वो ये कि ये ड्राइंग टूल्स तो हो गए मेरे, ये मैं ऑब्जेक्ट क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट कर रहा है, अगर मैं वापस आर्टबोर्ड पे क्लिक कर दूंगा तो वो डी सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और सिलेक्ट किए बगैर इसने कोई काम करना नहीं है।
ये जो ब्लू कलर की लाइन है मेरे इस रेक्टेंगल के अराउंड, इसको हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। इसको हम क्या कहते हैं? बाउंडिंग बॉक्स। ये बाउंडिंग बॉक्स हमें हेल्प कर रहा है कि मैं अगर इसकी विड्थ इंक्रीज करना चाह रहा हूँ या डिक्रीज करना चाह रहा हूँ, हाइट इंक्रीज करना चाह रहा हूँ या डिक्रीज करना चाह रहा हूँ, या कॉर्नर से अगर मैं करूँ तो विड्थ और हाइट एट अ टाइम इंक्रीज या डिक्रीज करना चाह रहा हूँ, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। ये ट्रांसफॉर्म हैंडल है, कॉर्नर पे आऊँगा वो वैसे ही उसको डिटेक्ट कर लेगा और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर देगा। यहाँ पे आएगा सेंटर में तो वो उसको स्केल करेगा हाइट वाइज, यहाँ से स्केल करेगा विड्थ वाइज, और कॉर्नर से दोनों को इकट्ठा स्केल करेगा, विड्थ और हाइट दोनों को इकट्ठा करेगा। क्लियर? सर इसकी शॉर्टकट की किसकी? शॉर्टकट की है काम for- नहीं वो फोटोशॉप में है, यहाँ पे कोई शॉर्टकट की नहीं है। यहाँ पे ये बाउंडिंग बॉक्स हमारे पास है, तोहफे में है। ठीक है। अच्छा, एक चीज जेन में और भी रखनी है कि फोटोशॉप कर लिया वो एक अलहदा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसकी चीज़ें अब हमने यहाँ पे इसके साथ रिलेट नहीं करनी, ठीक है। तो वहाँ पे कंट्रोल टी होता था, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल में आ गया। और अगर ये देखिएगा मैं कॉर्नर से थोड़ा सा ऊपर करूँ तो मेरे पास रोटेशन कंट्रोल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? रोटेशन कंट्रोल्स। अब आप लोगों से पता है कैसी वाइब्स आना शुरू हो गई हैं? ऐसे लग रहा है जैसे आप दिल दिल में कह रहे हैं कि बस कर दो, बस कर दो। कसम से पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, चंद लोगों की वजह से। अच्छा, एक चीज़ और मैंने विटनेस की है, ये बात मैंने लास्ट टाइम भी कही थी, मैं दोबारा उसको क्लियर कर दूं कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यकीन कर लें कि मैं सच बता रहा हूँ। मतलब उनको वेरीफाई या चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में नोट डाउन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और आप अगर इस लेक्चर के बाद उसको परफॉर्म करें 3 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करें टिल नेक्स्ट क्लास, तो उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंस्टेड कि मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ तो आप फ़ौरन से वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, तो रिजल्टेंटली क्या होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप करते रहें। अभी ये बेसिक लेवल की चीज़ चल रही है, जब हाई एंड चीज़ चलेगी ना तो होगा ये कि मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ और उसके बाद मैंने फ्लो में अगली भी बतानी है, आप पिछली भी फंसे हुए रह जाएंगे। और जो कि अभी हुआ भी होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो हमें नोट डाउन करने पे ज़्यादा फोकस करना है कि हम वो चीज़ें लिखते जाएं, साथ साथ बनिस्बत चेक करते जाएं कि ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे हो रहा है तो घर जाके नहीं होगा, तो अगर प्रॉपरली लिखा होगा तो डेफिनेटली होगा। मैं ये बता रहा था कि ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से मैंने कर्सर को थोड़ा सा ऊपर किया तो हमारे पास रोटेशन हैंडल आ गया। क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो हम उसको रोटेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। कंट्रोल Z से अंडू होता है। कंट्रोल Z से क्या होता है? अंडू। और शिफ्ट कंट्रोल Z से क्या होता है? रीडू। शिफ्ट कंट्रोल Z से क्या होता है? कंट्रोल Z से हो रहा है अंडू। अप्रॉक्सीमेटली 20 स्टेप्स पीछे जा सकते हैं। और शिफ्ट कंट्रोल Z से क्या हो रहा है? रीडू। अगर ये भूल जाए तो एडिट में हमारे पास ऑप्शन है अंडू, जिसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल Z, और रीडू शिफ्ट कंट्रोल Z। ये अंडू से बिगनिंग पे नहीं मान सकते हम, जहाँ से स्टार्ट किया था। आप कह रहे हैं ना 20 स्टेप्स से अप्रॉक्सीमेटली। तो आप बिगनिंग में आपने कुछ स्टेप्स ही नहीं परफॉर्म किए तो उस बेचारे ने किधर लेके जाना है आपको? नहीं, खुद सोचे ना।
मतलब उसने कहा लेके जाना है आपको, जब आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और आप वापस कंट्रोल जी कर देंगे, आप रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं। ये वो बात होगी कि हम पिस्तौल यहाँ से चाइना ले जाएं और या पठानों के पास ले जाएं, वो बने हुए की कॉपी बना सकते हैं। तो अब आप मेरे ख्याल में एडोब इलस्ट्रेटर का नया सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं कि उसके पीछे कहाँ जाता है। तो ये कोड अटेंड करना कर लेंगे, मैंने कौन सा मना करना है, आप करें, जहाँ जाके करें, जितनी मर्जी कॉल अटेंड करें। यहाँ तक समझ में आ गया जी? सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी काम होगा वरना नहीं होगा। बाउंडिंग बॉक्स का भी पता चल गया, अंडू रीडू का भी पता चल गया। ठीक है, एक चीज़ छोटी सी बता दूं आपको, फिर उसके बाद बाकी कल पे करेंगे। ये यहाँ पे कॉर्नर्स के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये कॉर्नर विजेट है, ठीक है। मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये कॉर्नर्स को क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है। तो ये कॉर्नर्स विजेट है, हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसी की सपोर्ट ले लेनी है और इन कॉर्नर्स विजेट को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये कॉर्नर विजेट ना नज़र आ रहा हो तो व्यू के अंदर हमारे पास आएगा कॉर्नर विजेट, हाइड कॉर्नर विजेट, और इसके अंदर एक ऑप्शन और मौजूद है और वो है बाउंडिंग बॉक्स से रिलेटेड भी, कि बाउंडिंग बॉक्स हाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो बाउंडिंग बॉक्स, ये ब्लू कलर का जो बॉक्स है ये बाउंडिंग बॉक्स है। ट्रांसफॉर्मेशन का तो पता चल ही गया आपको, लेकिन अगर मैं हाइड बाउंडिंग बॉक्स कर रहा हूँ तो मैं अब इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, ना विड्थ वाइज ना हाइट वाइज और ना ही रोटेट कर सकता। प्लस मैंने आपको क्या बताया था कि ये वो एंकर है जिसके ऊपर आपका आर्टवर्क बेस कर रहा है। एक एंकर दूसरे एंकर से मिलके क्या बना रहा है, पाथ, लाइन, पाथ एक ही बात है। ठीक है, सॉफ्टवेयर उसको एज अ पाथ डिटेक्ट करता है और ये पाथ या लाइन सेगमेंट मिलके शेप बनाते हैं। ठीक है, तो ये पाथ ही है। क्लियर? इसको हम वापस व्यू में से जाके शो बाउंडिंग बॉक्स कर देते हैं। फायदा कुछ नहीं है, हाइड हो गया ना अगर गलती से तो फिर आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, यही बता रहा हूँ। और अगर है आपके सामने तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ताकि वो बाद में इमेज वगैरह खराब ना हो। रोटेट कर सकते हैं। नहीं, इमेज खराब होने की बात नहीं है, कंट्रोल्स है ना हमारे पास, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स मौजूद है बाउंडिंग बॉक्स की वजह से। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर इसको बंद भी कर देंगे या ऑन कर देंगे तो हमें क्या फायदा, ये नुकसान? फायदा नुकसान ये कि आप उसको फिर रीसाइज नहीं कर सकते, आप उसको बड़ा या छोटा नहीं कर सकते, आप उसको रोटेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर आपको स्पेसिफिक टूल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अभी ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। समझ में आया? और एक चीज अब नोट करें कि मेरे फाइल में जो चेंजेस हुई वो यहाँ पे AI के ऊपर एक स्टैरिक आ गया, AI के ऊपर एक स्टैरिक आ गया। अगर मैं कंट्रोल S कर दूंगा तो वो चेंजेस उसी सेम डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएंगी। तो हमने अपनी ये रूटीन रखनी है कि हमें कंट्रोल S करते रहना है हर वक्त। हमें क्या करते रहना है? कंट्रोल S। क्लियर? और इधर ही से कल हम कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोगों ने जाना नहीं है, सिर्फ 2 मिनट देंगे। ये लाइट ऑन कर दो। क्या